अदल की राह में इंसाफ मांग रहा है वही जो सर कटा के तजल्ली दे गया है तुझे। रामपुर यानी सरजमीन हिंदुस्तान का वो टुकड़ा जहां तहजीब, तालीम और आज़ादी का जज्बा साथ साथ पला बढ़ा। नवाबी दौर की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ इस शहर ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की वैचारिक चेतना को न सिर्फ लौ और चिंगारी देकर धधकाया, बल्कि मुल्क की आजादी के संकल्प को मजबूती भी दी। रामपुर का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर की विरासत के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक ब्रिटिश शासन को खुली चुनौती दी और बर्बर फिरंगी हुकूमत की चूल्हे हिला डाली। उनके जोशीले लेखन, निर्भीक भाषणों और राष्ट्रीय एकता के ऐलान ने करोड़ों भारतीयों को आजादी का परवाना बना दिया। अफ्रीका से लेकर रंगून तक और तख्ते लंदन से हिंदुस्तान तक आजादी के परवानों का टोला यूं ही नहीं मचलता था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के भाई मौलाना शौकत अली तो उनसे भी बढ़कर हजारों आंदोलनों की आग सीने में धधकाए जुल्म ज्यादती के खिलाफ अदल इंसाफ का जीता जागता मुजस्समा और आजादी के अलंबरदार थे। उनके नाम से ही फिरंगी हुकूमत थर थर कांपती थी। रामपुर की पहचान केवल इसकी ऐतिहासिक इमारतों या नवाबी शान शौकत से नहीं, बल्कि शिक्षा, साहित्य, गंगा जमनी तहजीब और राष्ट्रीय चेतना से भी है। यही वजह है कि इस शहर से जुड़ा हर बड़ा फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि इतिहास, विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों की कसौटी पर भी परखा जाता है। रामपुर यूपी का महज एक शहर नहीं, बल्कि कई गुजरे दौर, बदलती व्यवस्थाओं का गवाह भी रहा है, जो आज इस दौर में सियासत के पेचोखम से दो चार है, क्योंकि यहाँ क्रांतिकारी मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के नाम पर जौहर यूनिवर्सिटी बन रही है, जो अब दम तोड़ रही है, खंडहर बन रही है और इंसाफ मांग रही है। तारीख की दीवारें कभी खामोश नहीं होती, हर गिरती हुई ईंट सवाल छोड़ जाती। इमारतें सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनती, कुछ इमारतें इतिहास से बनती हैं, कुछ कुर्बानियों से और कुछ सवालों से। आपसे बड़ा सवाल यह है, क्या इतिहास का इंसाफ भी बुलडोजर करेगा? जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का संकल्प लेने वाले, इसकी संग बुनियाद रखने वाले, देश की सियासत में तंजिया, तीर और बेबाक बयानबाजी से विरोधियों को दस्त और पस्त करने के लिए जाने और पहचाने जाने वाले आजम खान फिलहाल जेल में है और कथित कानून और प्रावधानों की आड़ लेकर जीरो टॉलरेंस के बुलडोजर वाली व्यवस्था की नजरें इस यूनिवर्सिटी पर है। ये व्यवस्था कहती है कि जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, क्योंकि इनका तो नक्शा ही पास नहीं कराया गया है, लिहाजा बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत है। प्रशासन का दावा है कि संबंधित पक्ष को नोटिस, सुनवाई और जवाब का मौका दिया गया। व्यवस्था का कहना है कि पूरे 15 दिन की मोहलत दी गई। अब इन दावों और अव्यवस्था और व्यवस्था के बीच जनता के कई ज्वलंत सवाल और कई सुलगते तीर हैं, जिसका सामना करना होगा। अगर किसी इमारत का नक्शा पास नहीं, तो क्या बुलडोजर ही कानून का पहला और आखिरी जवाब है? अगर बिना मानचित्र के बने हर भवन को गिराना ही कानून है, तो क्या ये नियम पूरे देश में समान रूप से लागू किया जा रहा है? कानून की सबसे बड़ी ताकत बुलडोजर नहीं, आवाम का भरोसा होता है। और आज ये आवाम कानून से, सिस्टम से और कानून को सियासत की सोटी बनाने वाले अफसरों से सवाल कर रही है, जिनका जवाब इस व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस की ओट लेकर विद्वेष के बुलडोजर चलाने वाले हर जिम्मेदार को देना ही होगा। हर उस सदन और आसन के जिम्मेदार को देना होगा जिसकी बुनियाद से पहले ना कोई लिखित कानून था और ना ऐसी व्यवस्थाओं के रचित गठित नियम और उपबंध। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पूर्व मंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता मोहम्मद आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट। ये वही आजम खान है जिनकी मदद, जिनके साथ, जिनके सहारे के बिना समाजवादी सियासत का दौर चलाने वाली समाजवादी पार्टी का सत्ता सिंहासनों तक
का सफर नामुमकिन और सदा अपूर्ण रहता। जौहर यूनिवर्सिटी से आजम खान का नाम पते और पहचान जैसा नाता है, लिहाजा इसके चप्पे चप्पे को सरकार और सिस्टम मैग्नीफाइंग लेंस लेकर पड़ताल और खंगाल चुकी है, जिसे अब ये पता चला है कि इस यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों का तो नक्शा ही पास नहीं हुआ है। लिहाजा बुलडोजर एक्शन से कम भला क्या हो सकता है। लिहाजा 38 भवनों पर बुलडोजर चलने का नोटिस जारी कर दिया गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण का दावा है कि केवल 2 भवनों का मानचित्र स्वीकृत था, बाकी 38 भवन बिना नक्शा पास कराए बनाए गए। ऐसे में आनन फानन में सिस्टम सक्रियता की पराकाष्ठा दिखाने को उतावला हो गया। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27A के तहत नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 38 भवनों के नक्शे का मामला है, इसे दोबारा परसू करने के लिए महज 15 दिन। ये 15 दिन इसलिए कि आप चाहें तो खुद इन्हें अपने हाथों से गिरा दें, या फिर चाहें तो इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत का रुख करें। अब जरा सोचिए, अदालतें और प्राधिकरण किस अंदाज से काम करते हैं। जब बचाव का वक्त देना है तो लंबी लंबी तारीखें, और जब गाज ही गिरानी है तो महज 15 दिन। ये भी क्या खूब कयामत है, क्योंकि 15 दिन में खुद ही इमारतों को तोड़ा नहीं जा सकता, तो बुलडोजर तो चलेगा ही। बुलडोजर चलाने का खर्च भी वसूला जाएगा। सवाल जिंदा रहे तो समाज जिंदा रहता है। जहां खामोशी बिक जाए वहां सच मर जाता है। सत्ता सिंहासनों पर काबिज शख्स अपनी भावनाओं, दुर्भावनाओं या अन्य किसी सोच के वशीभूत कानून, परिपाटी और इंसानियत के विरुद्ध कोई हथियार ना उठा ले, कोई एक्शन ना ले, इसलिए समाज, सिस्टम और परिपाटियों की विरासत के साथ ही जनता जनार्दन को सवाल पूछने का हक दिया गया है। ऐसे में जनता के सवालों से ये सिस्टम भी नहीं बच सकता। लिहाजा अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बिना नक्शे वाले हर भवन को गिराना कानून की अनिवार्यता है, या फिर कानून पहले यह भी देखता है कि निर्माण नियमित किया जा सकता है या नहीं। कई राज्यों के नगर निगम और विकास प्राधिकरण के नियम कानूनों में कंपाउंडिंग और रेगुलराइजेशन का प्रावधान है, यानी अगर उल्लंघन ऐसा है जिससे कानून नियमित करने की अनुमति देता है तो निर्धारित शुल्क और दंड के बाद वैधानिक स्वीकृति भी दी जा सकती है और दी जाती रही है। लेकिन हर निर्माण नियमित नहीं हो सकता, ये भी एक फैक्ट है। अगर निर्माण सरकारी जमीन पर हो, सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर हो, मास्टर प्लान का गंभीर उल्लंघन करता हो या कानून उसे कंपाउंडेबल न मानता हो, तो ध्वस्तीकरण भी कानूनी विकल्प हो सकता है। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में यहीं से बहस शुरू होती है। अब दूसरा सवाल, क्या पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश में बिना स्वीकृत मानचित्र वाले सभी भवनों पर यही कार्रवाई हो रही है, या पहले भी की गई है? क्या हर निगम ने अपने क्षेत्र के सभी ऐसे भवनों की कोई लिस्ट बनाई हुई है, और खुद रामपुर विकास प्राधिकरण ने ऐसी कोई लिस्ट बनाई है? क्या सरकारी इमारतें, पुराने अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, मंडियां, पंचायत भवन, सबकी स्वीकृतियां सार्वजनिक है? अगर है तो जनता के सामने क्यों नहीं रखी जाती, और अगर नहीं है तो कार्रवाई का पैमाना सबके लिए एक समान होना चाहिए। यहां एक तथ्य को समझना बेहद जरूरी है। किसी भवन का निर्माण जिस समय हुआ उस समय कौन सा कानून लागू था, कौन सा प्राधिकरण अस्तित्व में था, और उस समय अनुमति किस एजेंसी से ली जाती थी, नियम कानून व प्रावधानों पर अमल की कौन सी परिपाटी प्रचलित थी। ये कानूनी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और इन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब ये इमारतें बनाई जा रही थी तब प्राधिकरण और ऐसी एजेंसियों के निरीक्षण एवं सर्विलांस विभाग के जिम्मेदार क्या सो रहे थे? इन्हें बनने से तब क्यों नहीं रोका गया? ये पूरी यूनिवर्सिटी और इसके 40 से 38 भवन रातों रात तो बने नहीं, सालों साल काम चलता रहा। तब ये विभाग, कानून के जिम्मेदार और प्राधिकरण कहां आंखें मूंदे पड़ा था? तब निर्माण क्यों नहीं रोका गया? आज क्यों बुलडोजर लेकर हाजिर हो गए हैं? ऐसे में नीति
और नीयत का फर्क तो साफ दिखता है। जौहर यूनिवर्सिटी का मामला अब सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं रह गया। ये समान कानून, समान कार्रवाई और समान न्याय की कसौटी बनता जा रहा है। अगर सरकार का कहना है कि अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेंस होगा, तो क्या यही नीति बिना किसी भेदभाव के हर सरकारी, निजी, राजनीतिक और प्रभावशाली व्यक्ति पर समान रूप से लागू हो रही है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर पूरे राज्य का सर्वे सार्वजनिक होना चाहिए। ये काम अभी तक क्यों नहीं किया गया? और अगर जवाब नहीं है, तो फिर सवाल उठेंगे कि कानून का बुलडोजर कहीं चुन चुन कर तो नहीं चलाया जा रहा। ये सवाल लाजिमी है, क्योंकि इनके सामने प्रमाण है। प्रमाण उन इमारतों का, उन मस्जिदों का जो थी तो ब्रिटिश दौर की, गुलामी के दौर की, लेकिन उन पर बुलडोजर आज की हुकूमतों ने चलाया है। कानून का सम्मान लोकतंत्र की पहली शर्त है, लेकिन कानून की सबसे बड़ी ताकत उसकी कठोरता नहीं, उसकी निष्पक्षता होती है। क्योंकि कानून तब सबसे ज्यादा सम्मान पाता है जब वो सबके लिए बराबर हो। दीवारें सबकी टेढ़ी थी, ये पूरा शहर जानता था। दीवारें सबकी टेढ़ी थी, ये पूरा शहर जानता था, मगर बुलडोजर वहीं गया जहां उसका इशारा था। इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही, और आप देखते रहे मीडिया 24/7। धन्यवाद।